मैग्नेटिक मटेरियल में मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल या तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हूं या मैग्नेट से रिपेल हूं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप के होते हैं। डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेट के पास लाने पर रिपेल होते हैं, उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब है डायमैग्नेटिक। इसके बाद आते हैं पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट के पास लाने पर अट्रैक्ट तो हूं पर बहुत फीबली अट्रैक्ट तो हूं, उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो फीबली अट्रैक्ट हो, लाइक एल्यूमिनियम। और उसके बाद आते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो मैग्नेट के पास लाने पर हाईली अट्रैक्ट हो, उनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये रिपेल होंगे, फीबली रिपेल होंगे। ये फीबली अट्रैक्ट होंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। आज हम फिर से देख लीजिए, वो मटेरियल जो मैग्नेट के पास लाने पर फीबली रिपेल हो जाएं, दैट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो फीबली अट्रैक्ट हो जाएं, दैट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएं, दैट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इतना क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। इसका एग्जाम्पल है आयरन। आज हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल सीखनी है। बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है। फिजिक्स के बेस पर थोड़ी थोड़ी डिटेल सबकी सीखनी है। मतलब हमें ये सीखना है कि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये रिपेल होता है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ये फीबली अट्रैक्ट होता है, और इसमें ऐसा क्या होता है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। बस। क्यों हमें नहीं सीखना है? क्यों मतलब बहुत डीप स्टडी हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं डायमैग्नेटिक से। सुनिए, जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं। सुनते जाना, जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं। पेयर का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन
दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है बेटा, स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से उसमें प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल एम। मैंने बताया था जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर होता है। बेटा ये तो पूरी कल की क्लास बतानी पड़ेगी फिर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे जो चाहे अट्रैक्ट होते हो चाहे रिपेल, उन सब में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जरूर होगा। यहां क्यों होगा वो सुन लो। इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट है। जैसे केमिस्ट्री में आप ऐसा कुछ बनाते हो, देखो एक ऊपर एक नीचे। एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन में स्पिन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है हमें नहीं सीखना, हमें केवल ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में? क्या क्या नाम होते हैं? एन, एल, एम, एस, यही होते हैं ना? एस क्या होता है? एस और वही हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। और एम क्या होता है? एम मैग्नेटिक मूवमेंट। कोई चीज आई? तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है तो डाइपोल मूवमेंट भी एक का प्लस में आएगा तो दूसरे का माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। नेट डाइपोल मूवमेंट रहेगा 0। नेट एम कितना रहेगा? 0। वजह क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उतना ही नेगेटिव में प्रोड्यूस करेगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना रहेगा मटेरियल का? 0। मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनिए। जितने भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन
दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट होता है। स्पिन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है? 0। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे सुनिए। अब हम इस मटेरियल को ले गए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास। मतलब अब हमने इस मटेरियल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही आप इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन फास्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल ये मालूम है कि जब हम इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन कर रहे थे उन पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने की वजह से एक का स्पिन फास्ट हो जाएगा और एक का स्पिन स्लो हो जाएगा। इतना क्लियर? अब सुनिए। अब एक का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा और एक का डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट स्पिन की वजह से डेवलप हो रहा था। जब एक का स्पिन तेज हो गया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। दूसरे का स्पिन स्लो हो गया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। तो अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या 0 हो पाएगा? नहीं होगा। अब ये होगा नॉन जीरो, यानी कि मटेरियल में अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसका मतलब मटेरियल में अब मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। इतना क्लियर? अभी मैं बात कर रहा हूं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। पहले मैंने ये बताया कि नॉर्मली ये मैग्नेटिज्म इनमें क्यों नहीं होता। नॉर्मली इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है? क्योंकि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहता है 0। जब आप इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो जाता है। इसका मतलब अब मटेरियल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। इसीलिए ये मटेरियल फील्ड में रिपेल होंगे। कहानी क्लियर?
पूरा समझिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मटेरियल है ये नॉर्मली मैग्नेटाइज्ड क्यों नहीं। पहले उतनी चीज समझिए। इलेक्ट्रॉन्स electrons are present in pair. In each pair, spin of one electron is opposite to the spin of other electron. Due to this, magnetic dipole moment produces equal in magnitude and opposite in direction. So net magnetic dipole moment remain zero. At this time, no magnetism present in the material. ये तो हो गई बात जब तक हमने मटेरियल को फील्ड में नहीं रखा। अब ऑन प्लेसिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, force applied on each electron. Due to this, one electron spin very fast and second electron spin very slow. Now, they produces different magnetic dipole moments in magnitude. So the net magnetic dipole moment is non-zero. That is, material become magnetized. The direction of magnetism is opposite to the direction of magnetic field in which material is placed. So, the material repel in magnetic field. Clear? ठीक। सेकंड आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनकी क्या कहानी है? कल हमने सीखा था कि हर एटम अपने आप में एक मैग्नेट है। बोर मैग्नेट्रॉन सीखा था, एटम एज अ मैग्नेट। हर एटम अपने आप में एक मैग्नेट है, यानी कि हर एटम का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फिक्स है। ये जो मटेरियल है ये कई एक एटम से मिलकर बना है। यानी कि इस मटेरियल में बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम। इतना क्लियर सबको? बताएं बेटा, इतना क्लियर? I repeat, paramagnetic material are made by atoms. Each atom behaves as a magnet which has its own magnetic dipole moment. इन सब का अपना अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था mb इक्वल होता था n इंटू म्यू बी। सबका अपना अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा।
बट ये सारे एटम्स बिखरे हुए हैं किस फॉर्म में? रैंडम फॉर्म में है। दे ऑल आर अलाइन randomly. Due to this, all magnetic dipole moments cancellized each other and net dipole moment remains zero. That is, material has no magnetic property right now. इतना आपकी समझ में आया? एक बार और रिपीट कर रहा हूं। All paramagnetic material are made by atoms. Each atom behaves as a magnet and it has its own magnetic dipole moment. But all the atoms are aligned randomly. So, all magnetic dipole moment cancellized each other and net magnetic dipole moment remains zero. That is, no magnetic property present in the material. यहां तक तो बात हो गई जब तक हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा। अब क्या होगा? As we place this material in magnetic field, जब हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, then a torque applied on each atom. टॉर्क क्यों? कभी देखना आप एक मैग्नेट को ऐसे फ्रीली हैंग करा दो और फिर उसे दो पोल्स के बीच में लाओ तो वो मैग्नेट घूमकर अलाइन हो जाएगी, घूमकर अलाइन होगी। घूमी क्यों वो? क्योंकि उस पर क्या लगा? टॉर्क। ये सारी क्या थी? मैग्नेट्स। जैसे ही इनको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा, इन सब पर क्या लगेगा? टॉर्क। A torque applied on each atom and all the atoms aligned in the same direction. जब ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो किसी का भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल नहीं करेगा। दैट इज नाउ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज नॉन जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लो। ऑन प्लेसिंग दिस मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड between North Pole and South Pole, torque applied on each atom and all atom aligned in the same direction. Now the net magnetic moment is non-zero, that is, material is magnetized. ठीक? Direction of M dipole moment is same in the direction of magnetic field.
सो मटेरियल फीबली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। फीबली क्यों? क्योंकि ये जो m की वैल्यू है ये बहुत कम होती है। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो जब मैग्नेटाइज्ड बहुत कम होगा तो अट्रैक्ट भी फीबली होगा। कोई डाउट? गुड। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनकी कहानी क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में स्मॉल इफेक्टिव एरियाज होते हैं। स्मॉल इफेक्टिव एरिया विच आर कॉल्ड डोमेन। मतलब जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें 1 2 3 4 चार छोटे छोटे इफेक्टिव एरियाज हैं। हर एरिया कहलाता है डोमेन। एक डोमेन में ऐसे 10⁻11 एटम तक होते हैं। मतलब एक डोमेन में इतने सारे मैग्नेट भरे हुए हैं। एटम मतलब मैग्नेट। यानी कि हर डोमेन का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। आई रिपीट, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस small effective areas are present which are called domain. Each domain consists approx 10 to the power 11 atoms. Thus, each domain has its own magnetic dipole moment. But the direction of magnetic dipole moment in one domain is just opposite to the direction of magnetic dipole moment of another domain. जैसे इसमें जितने भी एटम भरे हैं उन सब ने मिलकर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस किया नॉर्थ में, तो इसके जितने एटम है वो कहां करेंगे? साउथ में। तो फाइनली नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। That is, there is no magnetic property in a ferromagnetic substance right now. फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो। In ferromagnetic substances, small effective areas are present which are called domain. In each domain, there are approx 10 to the power 11 atoms. So each domain has its own magnetic dipole moment. But the direction of magnetic dipole moment in one domain is just opposite to the direction of magnetic dipole moment in another domain. So the net magnetic dipole moment remains zero. There is no property of magnetism right now. इतना क्लियर? अब हम इसे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में।
as we place the material in magnetic field, all magnetic dipole moments aligned in same direction. क्यों होगा ऐसा? जैसे ही रखोगे सारे एटम्स पे टॉर्क लगेगा, सारे एटम सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जब सारे एटम सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो सारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होंगे। नाउ द नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉन जीरो, so the material is magnetized. The direction of M is same in the direction of magnetic field, so material attract towards the magnet. The value of M is very high, so it attract very strongly. Clear? किसी को कोई डाउट बेटा? शुरू में बेटा जीरो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जब तक हमने उसे वहां नहीं रखा। जब तक हमने उसे फील्ड में नहीं रखा। बताइए बताइए बेटा, कोई डाउट है? ठीक, अब सुनिए, ये तो हुआ इनका डिटेल। अब इसमें एक लॉ आता है, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, नोट्स में करेक्शन कर लेना, कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ये क्या होती है, पहले वो समझ लो। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि मटेरियल हाउ easily a material can be magnetized, कि एक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, ये हमें कौन बताएगा? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नए सिंबल से। सिंबल बनाना सीखो, एक सीधी लाइन और फिर ऐसे, एक सीधी लाइन और फिर ये ऐसे, सफिक्स में लगाते हैं एम। इसे बेटा ग्रीक सिंबल है जिसे हम कहते हैं चाई, CHAAI, चाई।
तो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ये बताती है कि मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। जैसे आयरन और एल्युमिनियम में कौन जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है? आयरन जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब आयरन की मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ठीक है, तो क्यूरी लॉ ये कहता है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर राइज करा दें तो उसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब गर्म करने पर फेरोमैग्नेटिक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगता है? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कम होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी is inversely proportional to the temperature। जितना टेम्परेचर राइज होगा सस्केप्टिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। यानी कि फेरोमैग्नेटिक धीरे धीरे किसकी तरफ जाने लगेगा? पैरामैग्नेटिक की तरफ। और अगर पैरामैग्नेटिक को गर्म करोगे तो इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसका तो कहानी अलग है। इसको गर्म करोगे तो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, इसको गर्म करोगे तो फेरोमैग्नेटिक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। क्लियर है बात? तो ये है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ के बाद आता है कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए। नहीं बेटा, डायमैग्नेटिक में क्यूरी लॉ नहीं लगता। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डायग्राम। बेटा ये है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखोगे तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं? रिपेल। ये डायग्राम बनाने को आते हैं। अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो कुछ एक फील्ड लाइन सीधी निकल जाएंगी और कुछ एक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। बट अगर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है तो जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो सब की सब मटेरियल से पास होंगी। ठीक है। दूसरी चीज, इसके लिए मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होगी, इसके लिए मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी 1 से कुछ ज्यादा होगी, और इसके लिए मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी 1 से कम होगी।
एक और चीज आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मटेरियल में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू से लिखते हैं, म्यू। तो इसमें से सारी लाइंस पास हो रही, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा, इसकी 1 से कुछ ज्यादा, और इसकी 1 से कम। इसके बाद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can enter into a substance are decided by magnetic permeability। कि एक मटेरियल में से कितनी लाइंस पास होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर ये हाई है तो लाइंस ज्यादा पास होंगी, अगर ये कम है, लो है, तो लाइंस कम पास होंगी। ठीक है। बेटा ये सब मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं। कोई मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ये एक अलग चीज है, और किसी मटेरियल में से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, ये एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, बेटा एम होता है मैग्नेटाइजेशन और एच होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड में हमने मटेरियल को रखा था। जिस फील्ड में रखा वो है एच, और जितनी वो मैग्नेटाइज्ड हुई वो है एम। अगर हम एम और एच के बीच में ग्राफ प्लॉट करें यहां, तो ग्राफ नॉन लीनियर चलता है। इन दोनों के बीच में, इसके लिए एम और एच में ग्राफ लीनियर, और इसके लिए एम और एच में ग्राफ नेगेटिव। ये सीधे सीधे याद करने वाली चीज है। तो क्या होता है, कभी कभी जब इजी पेपर बनता है तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 4 प्रॉपर्टी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है।